Hello everyone and welcome back to our channel. I hope you are doing great. This is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in smaller tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update from our channel. ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2 ऑफ हाउ टू डू नॉर्मैलिटी टेस्टिंग इन SPSS। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, आप पार्ट 1 देख लो। उसमें हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व डिस्कस कर रहे हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि SPSS में हमें कैसे कंप्यूट और इंटरप्रेट करना है नॉर्मैलिटी टेस्टिंग को। सो लेट्स डाइव इनटू आवर SPSS एडिटर नाउ। ये हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया था, है ना। ये आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा इस प्लेलिस्ट की। ये जो डेटा है दिस इज़ हाइपोथेटिकल डेटा, ये हमने खुद से बनाया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू चेक द नॉर्मैलिटी ऑफ आवर डेटा। अब हमें करना क्या है, हाउ डू वी चेक नॉर्मैलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट चेकिंग द नॉर्मैलिटी ऑफ आवर डेटा, इधर देखो यहाँ पे। सो देयर आर अ फ्यू इनडायरेक्ट मेथड्स दैट वी टॉक अबाउट, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास क्या है, नॉर्मल क्वार्टाइल प्लॉट है, हिस्टोग्राम है और बॉक्स प्लॉट है। देन इन द डायरेक्ट मेथड्स वी हैव गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट, जिसमें हमारे पास शपीरो-विल्क आता है, कोलमोगोरोव-स्मिरनोव टेस्ट आता है एंड एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट आता है। मोस्टली व्हाट इज़ यूज्ड इज़ शपीरो-विल्क टेस्ट को ही यूज़ किया जाता है। केएस टेस्ट को भी यूज़ कर लेते हैं, एंडरसन टेस्ट जो है वो रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी डू नो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। फर्स्ट इज द नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, विच सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द डेटा, हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। मतलब कि जो आपके पास डेटा है यहाँ पे उसमें कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वो नॉर्मल डेटा है, वो एक समान है, एक बराबर है। Then the other hypothesis is H1 which is called your alternative hypothesis, जो कि कहता है कि हमारे डेटा में अंतर है, इसीलिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये H0 और H1 आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के एंड में हम यहाँ पे दोबारा से आएंगे और हम देखेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक हाउ टू डू नॉर्मैलिटी टेस्टिंग इन SPSS, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू एनालाइज, then we will go to descriptive statistics, then we will go to explore। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं रीसेट कर देती हूँ। what we are going to do is we are going to take our continuous variable, ठीक है। तो जैसे हमने अपना continuous variable यहाँ पे ले लिया, work experience in years, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे डिपेंडेंट लिस्ट में, ठीक है। now click on statistics, outliers पे क्लिक कर दो, then click on continue, then go to plots। प्लॉट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम पे क्लिक करना है, नॉर्मैलिटी प्लॉट्स पे टेस्ट पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आउटलायर्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ये बता देती हूँ एक बार। आउटलायर्स ये वो डेटा है जो हमारा ±σ3 के बियॉन्ड जाता है ना। नॉर्मैलिटी कर्व में हमने समझा था ±3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो आउटलायर्स क्या है, उस वैल्यूज़ के बियॉन्ड जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम आउटलायर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया था। फिर हमने क्या किया था, हम प्लॉट्स में गए थे, यहाँ पे हिस्टोग्राम नॉर्मैलिटी टेस्ट को भी टिक कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज़ आवर आउटपुट। बहुत सारा यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गया। अब क्या देखना है, कैसे समझना है, वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेबल दैट वी कैन सी हियर। सबसे पहले इज़ द केस प्रोसेसिंग समरी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि केसेस जो आपके हैं, जो आपका डेटा है, उसको यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सारे के सारे 46 एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारा जो SPSS है उसने कंप्यूट कर दिया है। तो हमारे मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं या मिसिंग केसेस हैं वो 0 है, इसलिए 100% डेटा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। ये तो हो गई पहली टेबल, हमने समझ ली। नाउ लेट्स लुक एट दी सेकेंड टेबल विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू सी द मीन यू कैन सी हियर इज 16.76, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको कंपेयर करो 5% ट्रिम्ड मीन से। 5% ट्रिम्ड मीन कितना है, 16.00, ठीक है। लगभग सेम ही है 16.00 एंड 16.76, विच इज़ गुड। जितना पास आपका मीन और 5% ट्रिम मीन होगा उतना आप कह सकते हो कि आपका डेटा जो है वो यूनिफॉर्म है, वो नॉर्मल है। लेकिन दिस इज़ स्टिल एन इनफॉर्मल टेस्ट, सिर्फ इसके बेसिस पे या इसके आधार पे आप नहीं कह सकते हो कि हमारा डेटा नॉर्मल है। दिस इज़ वन फाइंडिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है।
फिर आप यहाँ पे रेंज देख सकते हो अपने डेटा की, स्क्यूनेस कुर्टोसिस आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दिया हुआ वैल्यू 0.645 है माइनस 0.818 आपको कुर्टोसिस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टेबल विच इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब जो वैल्यूज़ हमारी +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के पार जाती हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है केस नंबर 35 जो है, 35 नंबर का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है या केस है, उसमें 48 वैल्यू है, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम है, काफ़ी हाई है। मतलब कि 48 ईयर्स का उस डॉक्टर को एक्सपीरियंस है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू सी हियर। वैसे ही आप लोएस्ट में समझ सकते हो कि 43rd नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने डेटा भरा था, उनका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ मिनिमम। ठीक है, काफ़ी लो वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स है उनका। दिस इज़ द फॉर्मल टेस्ट, इसको हम लास्ट में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम को। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हिस्टोग्राम को डबल क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन दिस विच इज़ गोइंग टू शो अस द कर्व। ये आ गया हमारा कर्व। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पे एक बार कॉपी करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट इन आवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हमने पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अभी देखेंगे हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट आउटपुट हियर। हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आउटपुट इज़ वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें स्टूडेंट्स को, तो मैं बता दूंगी बहुत ईजी है ये प्लॉट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स लुक एट व्हाट डज दिस इवन मीन। ठीक है, अब क्या होता है स्टेम एंड लीफ में, फॉर एग्जांपल आपको अगर डेटा वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं, समझो 13, 17, 26, 29, 31 और 43 ले लो, 56 ले लो एंड 59 ले लो। ठीक है, मान लो ये आपकी जो है वो वैल्यूज़ है। अब इसमें क्या होगा, द फर्स्ट डिजिट हियर बिकम्स द स्टेम। तो यहाँ पे स्टेम क्या बनेगा हमारा, स्टेम ये हो गया एंड ये हो गया हमारा लीफ। ठीक है, सो द फर्स्ट डिजिट इज़ गोइंग टू बी द स्टेम। सो यहाँ पे स्टेम क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेम हियर इज़ 1 और लीफ क्या होगा, लीफ हमारा हो जाएगा 13 में। आप देखोगे कि 1 यहाँ पे स्टेम बन गया है, जो 3 है दैट इज़ गोइंग टू बी योर लीफ। देन सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या है 17, 17 में से 1 जो है वो ऑलरेडी स्टेम आप ले चुके हो, तो क्या करोगे, लीफ को यहाँ पे 7 डाल दो। देन नेक्स्ट फॉर इन दिस वैल्यू दैट यू कैन सी हियर इट इज़ 26। तो इसमें क्या किया, जो 2 है आपका दैट इज़ गोइंग टू बी योर स्टेम एंड द अदर वैल्यू दैट इज़ देयर इज़ 6, तो ये 6 इज़ गोइंग टू बी योर लीफ हियर। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 9 है, तो क्या करोगे, 9 आपकी लीफ बन जाएगी क्योंकि 2 इज़ ऑलरेडी योर स्टेम हियर। सिमिलरली फॉर 31, 3 इज़ गोइंग टू बी योर स्टेम एंड लीफ इज़ गोइंग टू बी 1 एंड 3। ठीक है, फिर 43 में 4 आपका स्टेम बन गया, लीफ बन गया 3। ऐसे करके आपका चलता रहेगा। सारे डेटा पॉइंट्स, डेटा वैल्यूज़ आपकी हैं, उसको आप स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट करोगे। हमारे पास लास्ट क्या बचा है, 56 का 5 स्टेम बन गया, लीफ क्या बनेगा 6 और यहाँ से आप ले लोगे 9। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, ये हमारे पास स्टेम और लीफ प्लॉट आ गया एक हाइपोथेटिकल डेटा का जो हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे SPSS में सो वॉट वी डिड हियर वॉज, हमने अपने स्टेम एंड लीफ प्लॉट का एक स्क्रीनशॉट लिया और उसको यहाँ पे इसके नीचे ऐड कर दिया। लेट मी रीसेट इट। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट को एक्चुअली में ऐसे पेस्ट किया था। अब हमको क्या करना है, वी रोटेट दिस स्टेम एंड लीफ प्लॉट। रोटेट कैसे करना है, रोटेट करेंगे हम लेफ़्ट से ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कर्व आपका यहाँ हिस्टोग्राम पे बन रहा है और जो कर्व यहाँ स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे बन रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ हाउ वी आर स्टार्टिंग एंड ऐसे जाके फिर हम यहाँ पे जो है इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कैन यू सी हियर नाउ। ठीक है, कैन यू सी हियर द कर्व दैट इज बीइंग मेड हियर इज एग्जैक्टली द सेम जो यहाँ आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट में भी बन रहा है ना।
ये देखो, ये जो कर्व आ रहा है वो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आपका डेटा यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट योर स्टेम एंड लीफ प्लॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। उसको हम रोटेट कर देंगे तो एग्जैक्टली हमारा हिस्टोग्राम का यहाँ पे जो है उस हिसाब से हमारी जो फिगर है वो बन के आ जाएगी। ये हो गया स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब ये देखो, ये है नॉर्मल क्यू प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, क्वांटाइल प्लॉट इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक्स एक्सेस में जो है आपका दैट इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, और जो वाई एक्सेस है आपकी वो एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा देन ऑल ऑफ योर वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी ऑन दिस लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई पहली चीज़। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारी वैल्यू जो है वो इस लाइन से थोड़ी दूर है, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारी जो है वो डिविएशंस हैं, और जो ज़ीरो है बेसिकली हमारा दैट इज़ आर मीन। देन लेट्स लुक एट द डिट्रेंडेड नॉर्मल क्यू प्लॉट, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है यहाँ पे कि इस लाइन को बोला जाता है ज़ीरो लाइन, ठीक है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको जितना इस लाइन के पास वो हो सकती हैं उतना हम कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल है। अब हमको दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो देखो यहाँ से कितनी दूर है। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ इनफॉर्मली कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शायद नहीं है। शायद को भी हम क्या करेंगे, हम कंफर्म करेंगे बाद में, वो मैं आपको फॉर्मल टेस्ट दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ भी आपको, ये जो टेबल्स हैं, ये जो ग्राफ्स हैं, ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर डिट्रेंडेड नॉर्मल क्यू प्लॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ बॉक्स प्लॉट, ठीक है। नाउ ये इसको या आप बॉक्स प्लॉट भी बोल सकते हो या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोल सकते हो। विस्कर क्या है? विस्कर ये लाइंस हैं जो यहाँ से एक्सटेंड कर रही हैं, ये वाली जो लाइंस होती हैं इसको विस्कर बोलते हैं। बॉक्स मतलब ये बक्सा बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। इसमें क्या है, ये जो लाइन है बीच में आपको जो दिख रही है, दिस इज़ योर मीडियन, ठीक है। ये लगभग 12 के आसपास मीडियन होगा। अगर ये 10 है और ये 20 है तो ये लगभग 12 वैल्यू होगी आपकी। लेट्स लुक एट द टेबल। यहाँ पे हमारा मीडियन क्या था यहाँ पे? 12। एग्जैक्टली मीडियन इज आर 12। सो दैट इज़ वॉट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम आर बॉक्स प्लॉट हियर, कि 12 जो है हमारा मीडियन है, उसके नीचे इतनी वैल्यूज़ लाई करती हैं और उसके ऊपर इतनी वैल्यूज़ लाई करती हैं। जो हमारा मीडियन होता है दैट इज़ आर क्वार्टाइल 2, 50th वैल्यू यहाँ पे आती है। उसके नीचे इस क्वार्टाइल 1, उसके ऊपर इस क्वार्टाइल 3, ठीक है। दिस इज़ द वेरी, ये बहुत ही बेसिक जो है मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ बॉक्स प्लॉट की, ठीक है। फिर जो ये लाइन है दैट इज़ कॉल्ड द लोअर विस्कर, और ये जो ऊपर वाली लाइन है दैट इज़ कॉल्ड योर अपर विस्कर, ठीक है। ये हो गया जो हमको इस बॉक्स प्लॉट से समझ में आई है वैल्यू। अब हम आते हैं फॉर्मल टेस्ट में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आर टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जिसको हमने स्किप किया था स्टार्टिंग। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी आ गया है, KS टेस्ट और SW टेस्ट, शपीरो-विल्क टेस्ट, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये समझ लेते हैं, ठीक है। H0 जो है नल हाइपोथेसिस है, जो कहता है कि कोई अंतर नहीं हमारे डेटा में, इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। H1 या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक अंतर या डिफरेंस है हमारे डेटा में, इसलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। हमको क्या करना है, जो हम इंटरप्रिटेशन बनाएंगे हम सिर्फ H0 को ही ध्यान में रख के करते हैं। आपको पता है ये बात कि जब भी हमको इंटरप्रेट करना होता है हम ये लिखते हैं कि हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं या हम फेल टू रिजेक्ट है, मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम H0 के ही पर्सपेक्टिव में अपना इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू लुक एट द सिग्निफिकेंस वैल्यू हियर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, 0.001 हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पे है। हमको ये देखना है कि जो हमारी ये वैल्यू है क्या ये 0.05 से कम है कि नहीं। हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज़ 0.001 जो है दैट इज़ लेसर दैन 0.05। यहाँ तक सहमति हो गई, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है हमने, जब हमारी P वैल्यू, जब हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है,
ठीक है। सो नाउ हाउ डू वी राइट दिस, दिस इज, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है यहाँ पे। इसको अगर हमने फॉर्मल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करना है तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे थंब रूल बता देती हूँ, ठीक है। सो द थंब रूल इज दैट इफ़ द पी वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू जो आपकी है एस डब्ल्यू टेस्ट की, ये वाली एस डब्ल्यू टेस्ट को जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाता है दैन द के एस टेस्ट, इसीलिए हम पहले ये वाली वैल्यू को यहाँ पे समझ रहे हैं। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो लगभग सिमिलर ही होती है, और वो हमारे केस में सेम ही है कि 0.000 है और यहाँ 0.001 है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसीलिए एस डब्ल्यू टेस्ट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। Let's come back to the thumb rule here, which is that if the p value is less than yes 0.05, हम क्या करते हैं, we reject the null hypothesis, ठीक है, null hypothesis। और अगर हमारा जो है p value, if the p value is more than 0.05, फिर क्या करेंगे हम लिखते हैं that we fail to reject the null hypothesis। यहाँ तक चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारी p वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो हमारी है, अगर ये 0.05 से कम है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर ये p वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये हमारा हो गया थंब रूल। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये समझ जाओ, अब इसको इंटरप्रेट करके लिखना कैसे है ये समझ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज द p वैल्यू, ठीक है, एज द p वैल्यू ऑफ आर नॉर्मैलिटी टेस्ट, है ना। अब अगर आप एस डब्ल्यू टेस्ट लिख रहे हो तो आप एस डब्ल्यू टेस्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ नॉर्मैलिटी टेस्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज द p वैल्यू ऑफ आर नॉर्मैलिटी टेस्ट इज लेस, है ना, इज लेस दैन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आई होप आपको इसका मतलब पता है कि क्या होता है। इसका मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है 0.05, जो हमने वैल्यू ये ली है ना। अगर यहाँ पे हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते तो क्या हो जाता, 0.01, मतलब 0.01 हम अपने अल्फ़ा वैल्यू लेके चल रहे होते। तो यहाँ पे हम 5% ही लेके चलते हैं, इसीलिए हमने लिखा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ 0.05। तो हम कंपेयर करते हैं इस अल्फ़ा वैल्यू से अपनी वैल्यू को, तो ये हमने लिखा है इज़ लेस दैन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, we reject the null hypothesis, ठीक है। फिर फुल स्टॉप देके therefore या 10 कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, 10 our data is not normally distributed। ये हो गया आपका इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ नॉर्मैलिटी, गुडनेस ऑफ टेस्ट, एस डब्ल्यू या के एस टेस्ट जो है। पहले सबसे पहले अपना नल और ऑल्टरनेटिव बनाओ हाइपोथेसिस, उसके बाद अपनी अल्फ़ा वैल्यू सेट करो यहाँ पे जैसे हमने कर रखी है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे सेट करो, फिर थंब रूल को याद करो कि क्या है, और फिर अपनी वैल्यू को उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करो और अपना इंटरप्रिटेशन लिख दो कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है। This is the only way how you could actually formally test your normality in SPSS. So this is the end of this video. I hope you understood कि कैसे हम normality testing करते हैं. We'll see you in the next video. Bye.